हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 24 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम उत्तराखंड जीके के ऊपर 23 टेस्ट सीरीज के पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, पुलिस, पटवारी आदि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी इस सीरीज की विशेषता दोस्तों यह है कि हम इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वह बताते हुए चलते हैं। और ये जो सीरीज है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप लोग इन प्रश्नों को नोट डाउन जरूर करें, और साथ ही साथ में इससे संबंधित जो भी आपको फैक्ट बताए जाते हैं, जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं, उनको भी आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं। चार ऑप्शन है: रक्षा सूत्र आंदोलन, झपटो छिनो आंदोलन, चिपको आंदोलन, या फिर मैती आंदोलन। तो इसमें से दोस्तों एकमात्र ऐसा आंदोलन है मैती आंदोलन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अविवाहित स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं। अब मैती आंदोलन क्या है दोस्तों? यह उत्तराखंड का एक वन संबंधी आंदोलन है। और मैती का अर्थ होता है गढ़वाल में मायका, यानी कि अपना जो भी स्त्री होती है उसके मायके को मैती कहकर संबोधित किया जाता है। और इस मैती आंदोलन का संबंध किससे है? वन संबंधी आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों कब? 1996 से। अब दोस्तों इसमें भी काफी कंफ्यूजन है, 1996 या 1995, क्योंकि यूकेपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। यूकेपीएससी ने आंसर माना है 1995, जबकि यूके ट्रिपल एससी ने हाईकोर्ट वाले एग्जाम में यही प्रश्न रिपीट किया, और यूके ट्रिपल एससी ने एग्जाम आंसर माना है 1996। तो आप लोग ये दोनों ही नोट कर लें, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो आप सही कर सकते हैं। तो मैती आंदोलन का शुभारंभ 1995 या फिर 96, दोनों ही आंसर्स हमारे अलग अलग आयोगों के द्वारा माने गए हैं। ये शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वह थे दोस्तों कौन? कल्याण सिंह रावत जी। कल्याण सिंह रावत जी, आप नोट कर लीजिएगा, कल्याण सिंह रावत जी मैती आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है। और मैती आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो बेदिनी बुग्याल। बेदिनी बुग्याल कहाँ पड़ता है दोस्तों? बेदिनी बुग्याल चमोली में पड़ता है। बेदिनी बुग्याल ग्वालदम के पास में। वहीं से दोस्तों ग्वालदम इंटर कॉलेज की कन्याओं के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या होता है? केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं, यानी कि विवाह समारोह के अवसर पर या उससे पहले यह जो प्रथा है यह की जाती है, यानी कि प्रत्येक विवाह के टाइम पे एक पेड़ पौधे लगाने हेतु संबंधित आंदोलन के रूप में यह सामने आता है। ठीक है। अब जो ये मैती आंदोलन है, इसकी जो अध्यक्षता होती है, यानी कि जो मैती संगठन होता है, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्यक्ष को दीदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीदी कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से इंपोर्टेंट नोट करने हैं। तो केवल अविवाहित स्त्रियां ही भाग ले सकती हैं किसमें? म्याती आंदोलन में। अब देखिए यहीं पर एक है दोस्तों क्या? रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? सुरेश भाई ने करी थी। सुरेश भाई जी ने कब करी थी? 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत करी थी सुरेश भाई ने। कहाँ से करी थी? तो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र। कहाँ से? भिलंगना क्षेत्र, यानी कि भिलंगना घाटी वाला जो क्षेत्र है टिहरी में, वहां से रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत करी थी। अब देखिए रक्षा सूत्र क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा हमारे कुमाऊं, गढ़वाल या उत्तराखंड में विभिन्न अवसरों पर हाथ में रक्षा धागा बांधा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भी हाथ में रक्षा बांधा बहनें बांधती है। तो उसका भी क्या मतलब होता है? अपनी भाई की दीर्घ आयु के लिए। तो उसी प्रकार से दोस्तों वनों की रक्षा हेतु प्रत्येक जो हमारा पेड़ था, तो पेड़ में रक्षा सूत्र बांधने का ये आंदोलन शुरू किया था किसने? हमारे सुरेश भाई जी, और उनके साथ में जो अन्य महिलाओं के द्वारा टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से 1994 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, उस टाइम पे क्या था? वनों की कटाई का कार्य चल रहा था, जिस कारण जो वृक्ष है, वृक्ष में जो भी वन काटे जाने थे, उसमें व्हाइट कलर से एक क्रॉस का निशान बनाया जाता था। तो उसी निशान को ढकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। अगला है दोस्तों ये झपटो छीनो आंदोलन। तो झपटो छीनो आंदोलन ये भी एक उत्तराखंड का ही वन संबंधी आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 1998 से। 21 जून 1998 से इस झपटो छिनो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत हुआ ये था कि दोस्तों जो हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया है, उस एरिया को स्थानीय जनता को सौंपने हेतु यह झपटो छिनो आंदोलन चलाया गया था। यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन स्थानीय जनता को ना देकर बाहरी जनता को दिया जा रहा था, जिस कारण स्थानीय जनता या वहाँ के आसपास के जैसे जो लाता गांव है, या हमारा हम कहें चमोली, टिहरी, या इसके आसपास के जो गांव है उत्तरकाशी, इसके आसपास के गांवों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। और इस आंदोलन में जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग थे, वह जबरदस्ती नंदा देवी पार्क में घुस गए थे, और इसी कारण इस आंदोलन को झपटो छिनो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि झपटो छिनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से है। कब हुआ था? 21 जून 1998 से हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? लाता गांव से यह प्रारंभ हुआ था। अब आपको
बताना है कि ये लाता गाँव कहाँ पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं पहले बता भी चुका हूँ। अगला है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी बार मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसकी शुरुआत 1972 से मानी जाती है और 1974 या 72 दोनों ईयर आपको इसमें याद रखने हैं। 1972, 73, 74 यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी को जाना जाता है। गौरा देवी के द्वारा ही लगभग-लगभग 1974 से एक गोपेश्वर नामक स्थान से यहाँ पे क्या किया था, इनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। पेड़ों से चिपकने से संबंधित ये आंदोलन था, ठीक है? और गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला था? 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। यहीं पर दोस्तों एक हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी भी थे। चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध भी चिपको आंदोलन से संबंधित था, जिन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 81-82 में, ठीक है? तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है? तो ये प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा, वो है मैती आंदोलन। राइट नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैती का संबंध गढ़वाल में माई का होता है। इस आंदोलन को कल्याण सिंह रावत ने 1996 से प्रारंभ किया था। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहां पर गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। तो राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहां पर गंगा दशहरे में विशाल मेला लगता है, चंद्रबंदी मंदिर, सुरकंडा देवी मंदिर, कमलेश्वर मंदिर या फिर धारी देवी मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है सुरकुंडा देवी मंदिर। और यह मंदिर कहाँ पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है दोस्तों। तो ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है सुरकुंडा देवी मंदिर, और इसी सुरकुंडा देवी मंदिर में ही सुरकुंडा मेला भी लगता है। और गंगा दशहरे पर विशाल मेले का आयोजन भी सुरकंडा देवी मंदिर में ही आयोजित होता है। अब बात आती है सुरकंडा देवी मंदिर में दोस्तों, माता सती के सिर वाले भाग की पूजा होती है। सिर, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तो उनका जो सिर वाला भाग था वह कहाँ गिरा था, सुरकुंडा देवी मंदिर में गिरा था। उनकी आंखें कहाँ गिरी थी दोस्तों, नंदा देवी नैना देवी मंदिर जो हमारा नैनीताल में है, वहां पर उनकी आंखें गिरी थी। नैना देवी मंदिर में उनकी आंखों की पूजा होती है, उनकी आंख के शेप की पूजा होती है, जबकि सुरकुंडा देवी मंदिर में माता सती के सिर की पूजा होती है। वहीं हम बात करें पूर्णागिरि मंदिर में उनका नाभि भाग गिरा था, जिस कारण पूर्णागिरि मंदिर जो कि चंपावत जनपद में पड़ता है, वहां पर उनके नाभि भाग की पूजा होती है। तो सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है? चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, चंद्रबदनी मंदिर भी दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, कमलेश्वर मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, धारी देवी मंदिर भी पौड़ी गढ़वाल के में ही स्थित है। कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है धारी देवी मंदिर, श्रीनगर के पास में कलियासौड़ नामक स्थान पर यह मंदिर स्थित है, जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहां पर गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है, तो सुरकंडा देवी मंदिर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सिद्धपीठ टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पर मती के माता सती के सिर वाला भाग की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, जो आपको 4 मठ दिए गए हैं, निम्न मठों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काली मठ रुद्रप्रयाग, केशोराय मठ टिहरी, शंकर मठ पौड़ी या ज्योतिर्मठ चमोली। तो कौन सा मठ सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, काली मठ रुद्रप्रयाग में है, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। केशोराय मठ, बताइए, बताइए, बताइए। मैंने आपको टिहरी रियासत बताई थी, या हम कहें जब मैंने आपको परमार राजस्व पढ़ाया था, या हमने एक जो मंदिर वाली स्पेशली वीडियो दी है, वहाँ पर भी बताया है कि केशोराई मठ टिहरी में ना होकर कहाँ पे दोस्तों, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्या केशोराई मठ श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है केशोराई मठ, ठीक है? शंकर मठ पौड़ी में ही स्थित है, बिल्कुल सही है। और ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सुमेलित नहीं होगा कि केशोराई मठ टिहरी में स्थित नहीं है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं केशोराई मठ कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका चौथा, कि ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? ये प्रश्न भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। तो ये है दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार को ढिकाला नाम से जाना जाता है, ठीक है? ढिकाला कहाँ पड़ता है? ये भी दोस्तों रामनगर के पास में ही स्थित है, ठीक है? रामनगर के पास में ही पड़ता है क्या ढिकाला? ढिकाला दोस्तों कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी के रूप में भी ढिकाला काफी प्रसिद्ध है। आप देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान काफी बार बता चुका हूँ। जो हमारी ये प्लेलिस्ट है 746 पदों वाली, या वीडियो के 854 पदों वाली, यहाँ पर आप दोस्तों अभी तक के जो मैंने जितने भी पार्ट अपलोड किए हुए हैं, उनको आप जरूर देख लें। और साथ में जो भी मैंने वहाँ पे टेस्ट सीरीज डाली हुई है 6 से 7, हमारे जो हम कहेंगे मॉक टेस्ट हैं वो डाले हुए हैं, वो भी आप जरूर देख लें। वहाँ पर मैं आपको कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। फिर भी 1-2 पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। सर हैली के नाम से, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी रखा गया, और बाद में इसका नाम 1957 के आसपास में जो जिम कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया, ठीक है? इसी पार्क के मध्य में पाटली दून स्थित है। इसी पार्क को दोस्तों, जो हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी या नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसी को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1 नवंबर 1973 को, ठीक है? और राज्य में सर्वाधिक पर्यटक भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही आते हैं। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये इसका विस्तार 2 जनपदों में हमें देखने को मिलता है, पौड़ी गढ़वाल में और नैनीताल में। ज़्यादा विस्तार इसका कहाँ पे? ज़्यादा विस्तार इसका पौड़ी गढ़वाल में है। और ढिकाला
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रवेश द्वार है और इसका एक एक दोस्तों दूसरा प्रवेश द्वार भी है, कहाँ पे, कोटद्वार में। ठीक है, ये पॉइंट आपको को डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन कब किया गया था, तो 2013 में किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट रहते हैं। अब देखिए और कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। यह कहाँ स्थित है, 3 जनपदों में फैला है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय है इसका दोस्तों कहाँ पे, देहरादून में। ठीक है, इसी प्रकार से फूलों की घाटी तो आप सभी लोगों को पता है कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। ठीक है, और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब, 1982 में फूलों की घाटी। यहाँ से पुष्पावती नदी बहती है, कॉमेट टाल या कामेट पर्वत की तलहटी पर यह स्थित है। पुष्प पुष्पवती नदी यहाँ से या पुष्पावती नदी यहाँ से होकर बहती है। इसी प्रकार से गोविंद हमारा कोई भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। गोविंद क्या है, हमारा वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। यह कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। इतने पॉइंट। राइट आंसर क्या है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। नंदा राज्य तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह कितनी है, तो देखिए नंदा देवी राज्यात यात्रा, जिसे हम बड़ी नंदा देवी राज्यात यात्रा या बड़ी नंदा राज्यात यात्रा के नाम से भी जानते हैं, और इस नंदा देवी राज्यात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में किया जाता है। ठीक है, अभी जो इससे पिछली वाली जो यात्रा हुई थी वह कब आयोजित हुई थी, 2014 में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो देखिए 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसकी जो शुरुआत होती है वो कांसुआ गांव से होती है, अंतिम जो होता है इसका होमकुंड पड़ाव रहता है। तो इससे लेकर यहाँ से लेकर इसकी यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि इसकी कुल दूरी कितनी है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, 280 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह यात्रा लगभग लगभग 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है और प्रत्येक 12 वर्ष में चांदपुर गढ़ी के जो वंशज होते हैं कांसुआ गांव के राजकुंवरों के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की जाती है। और नंदा देवी राज्यात यात्रा दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक यात्रा के रूप में भी जानी जाती है, जो कि जो हमारा कांसुआ गांव है चमोली में, वहां से शुरुआत होती है। उसी के बाद नौटी के नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक 280 किलोमीटर की यात्रा इसमें की जाती है। इसमें कुमाऊं गढ़वाल सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और यह यात्रा दोस्तों माता पार्वती की विदाई के रूप में भी आयोजित की जाती है। इसमें क्या होता है, एक चौसिंगिया मेला होता है, यानी कि 4 सिंगों वाला बकरा मेला होता है, जो कि इसका एक प्रमुख पात्र होता है इस यात्रा का। ठीक है, जिसे हम खाड़ू कह के भी संबोधित करते हैं। इसमें रिंगाल से बनी एक संतौली होती है, जिसके जिसे लेकर कांसुआ के पास मंदिर में पहुंचते हैं। उसके बाद ये छंतौली लेकर ही पूरी यात्रा की जाती है। ठीक है, और ये जो छतौली इसमें रहती है, जो रिंगाल से निर्मित सुंदर हम कहेंगे एक अ, मूर्ति जो भी रहता है छंतौली, ठीक है, आपने देखा होगा एक कपड़ा टाइप का रहता है। ठीक है, यह राजगुरु नौटियालों को दी जाती है। ठीक है, तो और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में कि इसके कौन-कौन से पड़ाव हैं, कितने इसमें पड़ाव हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ अलग से वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि निराली धार इसी में पड़ता है, इसी के बीच में कैलवा विनायक, बगुआ वासा, चिड़ीनाग, ज्योरांगली दर्रा, वो भी इसी यात्रा का एक 16वां पड़ाव या 17वां पड़ाव है। ज्योरांगली दर्रा, शिला समुद्र इसी के बीच में पड़ता है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट यात्रा है नंदा देवी राज्यात यात्रा, आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके पड़ावों से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा छठा कि रामशिला मंदिर कहाँ स्थित है, तो रामशिला मंदिर या रामशिला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यही स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है, वो जाता है रुद्रचंद को। रुद्रचंद, अब देखिए दोस्तों रुद्रचंद कहें या रूपचंद कहें, परीक्षा वाणी में आपको रूपचंद भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर रुद्रचंद भी है। और अल्मोड़ा में जो खगमरा किले के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, उसे रामशिला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर स्थित है हमारा क्या, रामशिला मंदिर। अब बात आती है कि अल्मोड़ा में जो खगमरा का किला है, खगमरा कोट का किला किसने बनाया था बताइए, तो रुद्रचंद के द्वारा खगमरा कोट का किला अल्मोड़ा में बनाया गया था, खगमरा का किला। ठीक है, आलमनगर अल्मोड़ा का ही दूसरा नाम है, रामशिला क्षेत्र अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों पटाल नगरी अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। अल्मोड़ा का बाल माल पटाल तीन चीजें काफी फेमस है। ठीक है, और ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ से, और भी कई सारे अल्मोड़ा का जो नाम है वो किलमोड़ा नामक घास या चिलमोड़ा नामक घास के नाम पर पड़ा था। टमट्यूड़ा मोहल्ला अल्मोड़ा में स्थित है। ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है अल्मोड़ा से संबंधित। ठीक है, आलमनगर कहा जाता है, अंग्रेजों के समय में मुसलमानों के द्वारा इनको आलमनगर कहा गया था। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है अल्मोड़ा के संबंध में। अल्मोड़ा की बाल मिठाई, ठीक है, काफ़ी फेमस है। बाकी नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है हमारा, काफ़ी फेमस है। और 1588 में अष्टदुर्ग महल के मध्य में राजा रुद्रचंद या रूपचंद ने रामशिला मंदिर समूह की स्थापना करी थी। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अल्मोड़ा को एक खगमरा कोट नाम से भी जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, मैंने शायद आपको खगमरा का किला ये रुद्रचंद बता दिया। खगमरा का किला आपका है भीष्मचंद। ठीक है, खगमरा का किला किसने बनाया था, भीष्मचंद ने बनाया था। किसने, भीष्मचंद ने बनाया था। ठीक है, तो रुद्रचंद नहीं होगा, खगमरा का किला किसने बनाया था, भीष्मचंद ने बनाया था। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी कारण अल्मोड़ा को खगमरा कोट नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि भीष्मचंद के द्वारा ही अपनी राजधानी को चंपावत से यहाँ पर स्थानांतरित करने के बारे में सोचा गया था, लेकिन बाद में उनके पुत्र कल्याण चंद के द्वारा राजधानी को वहाँ से यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था।
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के अनुसार दोस्तों सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला है दोस्तों हमारा उधम सिंह नगर जनपद। अब बात आती है 10 की वृद्धि दर, तो प्रत्येक 10 वर्षों में किस जिले में कितनी वृद्धि हुई है, उसी को हम कहते हैं क्या 10 की वृद्धि दर। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है हमारा? वो है उधम सिंह नगर जनपद। अब बात आती है कि उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर हम बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर थी 18.81%। ठीक है, 18.81%। अल्मोड़ा की, सॉरी, उधम सिंह नगर की हमारी 10 की वृद्धि दर थी। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि आंसर है इसका, राइट आंसर है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? वह था उधम सिंह नगर। कितनी थी 10 की वृद्धि दर? 18.81%। कितनी थी? 18.81%। और 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार थी 17.70%। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी इसके ऊपर मैं वीडियोज आपको दे चुका हूँ। और दूसरा स्थान पर था देहरादून और तीसरे स्थान पर था हरिद्वार। ठीक है, और जबकि सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा आपका? वो था पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसके बाद में क्या? अल्मोड़ा। दो जनपद ऐसे थे जिसकी 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही दोस्तों। कौन कौन से? पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। पौड़ी की सबसे कम रही थी, उसके बाद में अल्मोड़ा। ठीक है, तो ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से थे? यह प्रश्न भी एग्जाम में आपसे बन सकता है। तो कौन से थे? दो थे, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। ठीक है, इतने पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली दोस्तों याद करने हैं। अगला हमारा प्रश्न है 8वां कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता होगा जौनसारी जनजाति समूह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। जबकि राज्य का सबसे पहला जनजाति समूह कौन सा है? वो है थारू। यानी कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति कौन सी जनसंख्या की है? तो थारू जनजाति की है। ठीक है, जौनसारी जनजाति देखिए आपको पता ही है दोस्तों, देहरादून में मेनली हमारी जौनसारी जनजाति निवास करती है, देहरादून और हिमाचल के बॉर्डर वाले एरिया पे। थारू जनजाति उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा निवास करती है। बोक्सा जनजाति भी उधम सिंह नगर जनपद के बनबसा वाले एरिया में, सॉरी, चंपावत के बनबसा में, उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा निवास करती है। और भोटिया जनजाति, भोटिया की तो अलग अलग शाखाएं हैं, ये आपको पिथौरागढ़ में भी देखने को मिल जाएंगे, उत्तरकाशी में है, चमोली में है, अलग अलग शाखाएं इनकी निवास करती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जनजाति समूह है थारू, दूसरा है जौनसारी। सबसे साक्षर जनजाति समूह कौन सा है? वो है भोटिया। ठीक है, और वही दोस्तों हिमालय की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो हिमालय की भी सबसे प्राचीन जनजाति हमारी क्या है? भोटिया जनजाति ही है। ठीक है, ऋतुकालीन प्रवास के कारण अपनी फेमस होती है क्या? भोटिया जनजाति। इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 9वां कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि केएमओयू की स्थापना कब हुई थी? तो केएमओयू काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1939 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि केएमओयू यानी कि कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन, जो आप वो बसों में बैठ के जाते हैं ना, वो केएमओयू की बसें होती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कुमाऊं 1939 में तो की गई थी। कहाँ पे की गई थी? काठगोदाम में। काठगोदाम कहाँ पड़ता है दोस्तों? कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम कहाँ पड़ता है? नैनीताल जनपद में पड़ता है, हल्द्वानी से 2 किलोमीटर पे आगे। ठीक है, तो काठगोदाम में इसकी स्थापना की गई थी। इसके दोस्तों हमारे जो मुख्य कार्यालय है वो रामनगर और टनकपुर में भी है। ठीक है, रामनगर और टनकपुर में भी इसके कार्यालय हैं। वहीं बात करते हैं हम जीएमओयू, आपने सुना होगा गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन। जीएमओयू की स्थापना जो गढ़वाल में जो गाड़ियों में जाते हैं ना, वाली जो गाड़ियां होती हैं, सरकारी गाड़ियों को छोड़ के जो अदर बसेज होती हैं, वो जीएमओयू के अंदर काम करती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी जीएमओयू की? 1941 में जीएमओयू की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी? तो कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में जीएमओयू की स्थापना हुई थी। इसी के साथ साथ इसका एक कार्यालय हमारा ऋषिकेश में भी स्थित है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको केएमओयू और जीएमओयू से याद रखने है। इसी के साथ-साथ आप लोगों को एक और प्रश्न दोस्तों बताना है, उसका आंसर आपको देना है कि राज्य में सबसे पहली रेल कब से कब तक चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी? और इससे संबंधित एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, जो कि रामनगर से मुरादाबाद ट्रैक को या रेल को कब जोड़ा गया था? 1907 में जोड़ा गया था। अभी हाईकोर्ट वाले एग्जाम में भी यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। तो ये सभी प्रश्न मैं आपको शायद पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना 1941 में की गई थी। कुमाऊं की मैंने आपको बता दी 1939 में की गई थी। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यहाँ पे परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न है दोस्तों कि धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह है दोस्तों आपकी लगभग लगभग 280 मेगावाट की। ठीक है, 280 मेगावाट की यह परियोजना है। और धौलीगंगा फेज फर्स्ट परियोजना कहाँ पे है? धारचूला में है। ठीक है, धारचूला पिथौरागढ़ में। ठीक है, कौन सी नदी पर है? तो पूर्वी धौलीगंगा नदी पर है। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखना दोस्तों, आप क्या है, ये पूर्वी धौलीगंगा नदी पर है। ठीक है, और इस परियोजना की शुरुआत जो है 2005 में की गई थी, और यह पूर्वी धौलीगंगा नदी पर धारचूला और पिथौरागढ़ के पास में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों कट ऑफ तकनीक का निर्माण इसी परियोजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो कट ऑफ तकनीक के तहत जो हमारी सड़कें बनी थी, मतलब जो डैम हमारा बना था, वह कौन सा था? वही था धौलीगंगा, ये बात परियोजना के तहत। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों सुरंग के सहायता से कुमाऊं की सबसे पहली जो परियोजना थी, जो सुरंगों की सहायता से बनाई गई थी, वह भी हमारी धौलीगंगा फेज फर्स्ट ही थी। तो इतने पॉइंट आप धौलीगंगा परियोजना से याद कर सकते हैं। और अगर आपको जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में ज़्यादा चीज़ें जाननी है दोस्तों, तो इसके ऊपर मैं आपको वीडियो भी दे चुका हूँ। आप नॉर्मली सर्च करिएगा उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना बाई उत्तराखंड जीके वेरी जीट्रिक्स, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, और इसका जो निर्माण था वह एनएचपीसी के द्वारा किया गया था।
और वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भारत का पहला कट ऑफ वॉल तकनीक से बना हुआ बाँध कौन-सा था? तो वो था धौलीगंगा बाँध। इम्पोर्टेंट है, 2005 में इसे चालू किया गया था। धारचूला पिथौरागढ़ में पूर्वी धौलीगंगा पर स्थित है ये कौन-सी? पूर्वी धौलीगंगा पर राइट आंसर हो जाएगा 280। इतने पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी और भी कई सारी हमारी परियोजनाएँ हैं, ठीक है? जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है? और आज का आपका दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का पूर्णतः डिजिटल जिला कौन-सा बना है, जहाँ पर सभी सेवाएँ ऑनलाइन होंगी? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर देना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे वीडियोज़ को, वीडियोज़ में अच्छे व्यूज़ आएँगे, तभी वीडियो बनाने का मन भी करता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर आप वीडियोज़ बनाते हो, लेकिन आप उसे मतलब डेली आप कंटिन्यू करवाते नहीं हो। देखिए दोस्तों, अगर हम डेली वीडियो देते हैं तो देखने वालों की कमी है। आप व्यूज़ हमारे आ नहीं पाते हैं। अगर आप लोग व्यूज़ कम से कम दोस्तों उत्तराखंड की जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 4 से 5,000 व्यूज़ तो डेली हर वीडियो में आने चाहिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, तो आपको ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? और एग्ज़ाम में प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया जो मेथड रहता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। और उस ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड को आप तभी सीखते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर जब आपकी नॉलेज होती है या जब आपको उस प्रश्न के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो दोस्तों आपको एग्जाम में अगर नहीं भी आते हैं तब भी आप उन्हें ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट।